हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल कंसेप्ट। आज हम इंटरनेशनल लॉ स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू थॉमस होब्स एंड जॉन ऑस्टिन, इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट अ रियल लॉ। मतलब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि इंटरनेशनल लॉ है वो एक वास्तविक कानून नहीं है। इट इज़ जस्ट पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरलिटी। ये क्या है? सिर्फ एक पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरलिटी है। ओके। लॉ इज़ कमांड ऑफ सोवरेन इन्फोर्स्ड बाय सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी। ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये कमांड किया जाता है जो सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा। According to Bentham and Holland, international law lacks on an effective legislative machinery, as executive machinery, potent judiciary sanction, which is necessary for enforcement. इसमें क्या है कि बैंथम और हॉलैंड के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अंदर किस चीज़ का अभाव है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, पोटेंट जुडिशरी और सनेक्शन, जो कि इसके इन्फोर्समेंट के लिए नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो बैंथम है उसने फर्स्ट टाइम बल्कि सबसे पहले बैंथम ने ही इंटरनेशनल लॉ की जो टर्म है उसको यूज़ किया था। अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉलैंड, इट इज़ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जो थॉमस हॉलैंड है उसके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल लॉ है, जो ये न्याय शास्त्र है, वो क्या है? लुप कि जो गायब होने वाला बिंदु है। रिकॉग्नाइजिंग एन इंटरनेशनल लॉ एज अ रियल लॉ और नॉट टोटली डिपेंड अपॉन द डेफिनेशन यू यूज। मीन्स जो इंटरनेशनल लॉ है ये रियल है या फिर नहीं, ये हम कैसे मतलब कि पता लगाएंगे? तो ये क्या है कि जो डेफिनेशंस यूज़ की गए हैं, हम यूज़ करते हैं, उसी पे बेस्ड है ये कि ये इंटरनेशनल रियल है या फिर नहीं है। जो हुगो ग्रोटियस है उसे इंटरनेशनल लॉ का फादर माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग लॉ जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, नेचुरल एंड पॉजिटिव आगे दो टाइप्स में डिवाइड हो गए, डेवियन और मैन मेड। मीन्स जो ह्यूमंस ने खुद बनाए हैं। अब जो लॉ है जो ह्यूमंस द्वारा मेड नहीं है, जो डेवियन लॉ है वो उसमें कौन से आ जाते हैं? जैसे कि हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, ये जो पर्सनल लॉज वगैरह होते हैं ये। तो मैन मेड के अंदर आज कौन से होते हैं? इंटरनेशनल लॉ, इसे लॉ ऑफ नेशन भी कहा जाता है। सेकंड है सिविल और म्युनिसिपल लॉ, इसमें नेशनल लॉ और स्टेट लॉ आते हैं। इंटरनेशनल लॉ है वो एक लीगल रूल्स की बॉडी है जो किस पे अप्लाई होती है? बिटवीन सोवरेन स्टेट्स या फिर कोई ऐसी बाकी एंटिटीज़ जो है जिनके ऊपर जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है वो ग्रांटेड है, जिन्हें क्या किया गया है? ऐसी एंटिटीज़ मतलब कि संस्थाएं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्रदान किया गया हो, उन पे अप्लाई होगा। नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ का नेचर कैसा है? तो इसमें क्या है कि स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल अमंग जूरिस्ट। मतलब कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या है कि जो जूरिस्ट हैं उनके बीच में एक विवाद का टॉपिक है। मीन्स कोई इसकी डेफिनेशन अलग देता है, कोई इसको कुछ अलग बताता है। मतलब कि स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, कोई अलग डेफिनेशन देता है तो कोई और मतलब कि एक ने डेफिनेशन दे दी तो दूसरा उसे अनदर डेफिनेशन देता है। द डिसएग्रीमेंट इज़ बेस्ड एट द कोर्ट। जो इसका डिसएग्रीमेंट है वो किस पे डिपेंड है? कोर्ट पे, मतलब कि डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड है, इसके खुद की डेफिनेशन के ऊपर। प्रेजेंट प्रैक्टिकल स्कैनरियो, इसमें क्या क्या होएगा? जैसे कि देयर आर इंटरनेशनल लेजिस्लेशन क्रिएटेड नाउडेज एज अ। जो इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है वो आजकल कैसे क्रिएट किए जाते हैं? टेरिटरीज के द्वारा या फिर कन्वेंशन के द्वारा। These legislation having binding force behind them.
क्या है, बाइंडिंग फोर्स है इनके पीछे। स्टेट्स कंसिडर देमसेल्फ बाउंड बाय दिस लेजिस्लेशन। The international community and UN United Nation can act against violation of this legislation. So yes, इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक रियल फैक्ट है, सच में है, रियलिटी में है। मे बी ये क्या है कि वीकर है म्यूनिसिपल लॉ से, लेकिन ये है अभी भी इंटरनेशनल लॉ एक रियल लॉ है, बट म्यूनिसिपल लॉ से क्या है, वीक है थोड़ा। अब देखते हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ है, ये वीक लॉ क्यों है, क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, एफिशिएंट नहीं है एज अ म्यूनिसिपल लॉ। ये जो है बाइंडिंग तभी होगा जब स्टेट्स एग्री करेंगी। अगर स्टेट एग्री नहीं करती कि हम पे अप्लाई नहीं करना, तो अप्लाई नहीं होगा। अगर स्टेट कहते हैं कि हाँ अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई कर सकते हैं। अब्सेंस ऑफ रियल पावर फॉर द कोर्ट एज इंटरनेशनल लेवल टू इन्फोर्स इट्स डिस्कशन। बेसिस क्या क्या होंगे इंटरनेशनल लॉ के, तो इसमें कुछ थ्योरीज दी गई हैं। जैसे फर्स्ट है नेचुरलिस्ट थ्योरी। इसमें क्या कहा गया है कि ये रीज़न दिया गया है कि लॉ है वो एक लॉ क्यों है, जैसे कि मोरालिटी का हो गया, यूनिवर्सल प्रिंसिपल हो गया, रिलीजियस और बाकी टाइप के लॉज। सेकंड है पॉजिटिविज्म थ्योरी। इसमें क्या है कि पॉजिटिव लॉ जो बनाए गए हैं ह्यूमंस के द्वारा वो दिए गए हैं। इसमें क्या है कि इंटरनेशनल लॉ एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में, सोवरेन स्टेट्स के बीच में, एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी है, प्राइवेट एंड पब्लिक। सबसे पहले ये स्टेट्स के पास जाएंगी, मतलब कि स्टेट्स जो है वो एग्री करेगी इन पे, उसके बाद में ये इंडिविजुअल्स जो है उनके ऊपर अप्लाई की जाएंगी। ये जो थ्योरी है किसने दी थी, बेंथम ने। थर्ड है कंसेंट थ्योरी। इसमें स्टेट जो है वो अपनी कंसेंट देती है कि हाँ ये रूल है, ये जो कानून है ये स्टेट पे बाइंड होगा या फिर नहीं होगा, वो खुद से वो क्या करती है, कंसेंट देती है। फोर्थ है ऑटो लिमिटेशन थ्योरी। वॉलेंट्री रिस्ट्रक्शन और ऑटो लिमिटेशन हो, इसमें क्या होगी कि स्वतंत्रता से लिमिटेशन लगाई जाएगी या फिर रिस्ट्रक्शन होगा, किस पे, स्टेट की रिस्ट्रक्शन होएगी उसकी असेट देने के लिए टू इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट थ्योरी। इसके अंदर जो क्या बताया गया कि जो मैन है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके खुद के जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि राइट टू लाइफ, डिग्निटी एक्सेट्रा, ये क्या उनके पास रहने चाहिए, ये उनके बेसिक राइट्स हैं। सिक्स्थ है पैक्टा सन्ट सर्वेंडा। इसके अंदर जो टेरिटी है वो बेस्ड है रिलेशन बिटवीन स्टेट्स, सोवरेन स्टेट्स के बीच के रिलेशन पे बेस्ड है। टेरिटरी शैल बी कंपेयर्ड विद डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट जर्नल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसमें क्या बताया गया कि जो जर्नल प्रिंसिपल्स जो है इंटरनेशनल लॉ के वो सिग्निफाइज किए गए हैं। सनेक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सनेक्शन का मतलब होता है पनिशमेंट। जो कंसेप्ट है पनिशमेंट का वो इंटरनेशनल लॉ में भी दिया गया है। सनेक्शन मीन्स पनिशमेंट। सनेक्शन का मतलब क्या होता है, पनिशमेंट ही होता है। सनेक्शन अप्लाइड बाय द एग्रीव पार्टी। जो एग्रीव मतलब कि जो पीड़ित पार्टी है वो सनेक्शन अप्लाई करती है। आर रिक्वायर्ड टू लॉफुल, वो क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए, कानूनी रूप से आवश्यक होगी। आर रिक्वायर्ड टू द लॉफुल एंड दे मस्ट कन्फर्म टू द प्रोविज़न ऑफ यूएन चार्टर। जो यूएन चार्टर है उसके अकॉर्डिंग जो सनेक्शन या फिर जो पनिशमेंट है वो यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। पेनल्टी imposed under international legal system is referred to international selection। जो इंटरनेशनल लीगल सिस्टम है उसके अंदर जो पेनल्टीज़ इम्पोज की जाती है उससे किससे रेफ़र किया जाता है, इंटरनेशनल सिलेक्शन से। जो गवर्नमेंट है अलग अलग स्टेट्स की, वो उनकी क्या ओपिनियन है कि जो
लीगल जो रूल है वो लीगली क्या है, बाइंड है उनके ऊपर। जो इंटरनेशनल लॉ की जो सनेक्शन होते हैं उन पे लीगली क्या होता है, बाइंड होता है। सनेक्शन इन द मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल, बल्कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो पनिशमेंट है इंटरनेशनल लॉ की, वो जो पहले जो होता था क्लासिकल इंटरनेशनल होता था उससे काफ़ी डिफरेंट है। जो क्लासिकल इंटरनेशनल लॉ सनेक्शन था उसमें जनरली क्या होता था कि जो युद्ध होते थे या फिर जो प्रतिशोध होता था उनके लिए उन्हें क्या दिया जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी। जो सनेक्शन होते थे वो युद्ध के तौर पर होते थे या प्रतिशोध के रूप में होते थे, बट अब जो है वो अलग है। इन प्रेजेंट टाइम जो कोई भी कंट्री किसी और कंट्री पर अगर अटैक करती है तो उसे अनलॉफुल माना जाता है, ये लॉफुल नहीं होता, तो वो लायबल होएगा किसके लिए, सनेक्शन के लिए या पनिशमेंट के लिए। प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल लॉ सनेक्शन इज़ लाइक, आज के टाइम में जो इंटरनेशनल लॉ सनेक्शन है वो किसकी तरह है, पॉलिटिकल सनेक्शन की तरह, इकोनॉमिक, कोल्ड वॉर, ट्रेड सनेक्शन एक्सेट्रा। ओके, अब जो सनेक्शन होते हैं वो पनिशमेंट जो होती है इंटरनेशनल लॉ में वो दो टाइप की होती है, सनेक्शन बाय स्टेट और कोलेक्टिव सनेक्शन। सनेक्शन बाय स्टेट, इसमें क्या होता है कि जो स्टेट है वो अप्लाई करती है सनेक्शन सेल्फ हेल्प के लिए। सेल्फ हेल्प जो है स्टेट के पास ये राइट है कि जिसके साथ रोंग हुआ है वो सनेक्शन बाय स्टेट का यूज़ कर सकती है। बट जो ये सनेक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग होएगा, यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर कोई स्ट्रिक्ट बल्कि अटैक हुआ या फिर कोई भी उसके साथ कुछ स्ट्रिक्टली गलत हुआ है तो वो सनेक्शन बाय स्टेट अप्लाई कर सकता है, उसका यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट है कोलेक्टिव सनेक्शन। कोलेक्टिव सनेक्शन में क्या होता है कि जो स्टेट्स हैं वो मिलके क्या करती है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर कोई भी उसको उनके रूल को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है, तो उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, वो सनेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोलेक्टिव सनेक्शन। अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर जो कोलेक्टिव सनेक्शन होता है इसमें क्या होता है, इकोनॉमिकली होता है, फाइनेंशियल और मिलिट्री सनेक्शन अंडर चैप्टर 7 यूएन चार्टर के चैप्टर 7 में डिफाइन किया गया है। इसके अलावा जो यूएन है उस जो यूनाइटेड नेशन है वो अप्लाई कर सकता है किसके लिए, पॉलिटिकल सनेक्शन के लिए। बट जो पॉलिटिकल वर्ड है वो मेंशन नहीं किया गया है, किसमें मेंशन नहीं किया गया है, यूएन चार्टर के अंदर एक्सप्रेसली मेंशन नहीं किया गया है। अब जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ के वो क्या होंगे, जो इंटरनेशनल लॉ है वो ऑर्डरली डील करता है किसके साथ, राइट्स और ड्यूटीज़ किसकी, स्टेट के जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं उनके साथ डील करता है इंटरनेशनल लॉ। ये जो रूल्स हैं वो किसके लिए, स्टेट के लिए है। इट इज़ द स्टेट हु एंटर इनटू टेरिटरीज विद ईच अदर। जो स्टेट है वो एक टेरिटरी में एंटर करते हैं एक दूसरे के साथ और बाउंड होते हैं किसके द्वारा, एक प्रोविज़न के द्वारा जो कि चार्टर के अंदर डिफाइन है। This does not, however, means that other entities or individuals are outside the scope of international law. इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने टेरिटरीज़ के अंदर एंटर नहीं किया है वो उनके पास इंटरनेशनल लॉ का स्कोप नहीं है, उनके पास भी इंटरनेशनल लॉ का स्कोप है। इंटरनेशनल लॉ अप्लाइज अपॉन इंडिविजुअल्स, जो लोग हैं इंडिविजुअल्स जो हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होगा, और जो नॉन स्टेट हैं इंटाइटीज़ जो हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। कुछ एक थ्योरीज दी गई हैं इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। 3 थ्योरीज हैं, रियलिस्टिक, फैक्टिनल और फंक्शनल थ्योरी, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी है रियलिस्ट थ्योरी। इसके अंदर क्या है कि जो कुछ एक जूरिस्ट है, सम जूरिस्ट
have expressed the view that only state are the subject of international law. इसमें क्या है कि जो कुछ एक स्टेट्स हैं कुछ एक जो जूरिस्ट थे उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए. कैसे व्यूज़? कि जो स्टेट हैं वही क्या इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट है. जो इंडिविजुअल्स जो हैं वो इसके सब्जेक्ट नहीं है, उनके पास इंटरनेशनल लॉ में कोई भी राइट्स नहीं दिए गए हैं. इन देयर व्यू इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ स्टेट. वो किसको रेगुलेट करते हैं? स्टेट के कंडक्ट को. एंड ओनली स्टेट अलोन आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. जो स्टेट है सिर्फ वही क्या इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पर्सन हैं, जो लोग हैं, उनके पास इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी का अभाव है. क्यों है? क्योंकि दे हैव नाइदर राइट्स नो ड्यूटीज़ अंडर इंटरनेशनल लॉ. उनके पास इंटरनेशनल लॉ द्वारा कोई भी राइट्स और ड्यूटीज़ इम्पोज नहीं की गई है. दे हैव एनी राइट, उनके पास कुछ राइट हैं तो किससे क्लेम कर सकते? सिर्फ और सिर्फ स्टेट से क्लेम कर सकते हैं. इंटरनेशनल लॉ उन्हें कोई भी राइट नहीं देता है. दिस थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड prominently by modern international law practitioners on the basis the certain rights and duties have been given by the rule of international law to entities other than state. So they too have an international personality. उनके पास भी क्या इंटरनेशनल पर्सन, जो अब के जो जूरिस्ट हैं, पहले के जूरिस्ट ने क्या किया था कि पर्सन्स के पास नहीं है उनकी पर्सनालिटी, इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी नहीं है. लेकिन जो बाद में जूरिस्ट आए थे उन्होंने कहा था कि उनके पास इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी है. उन्होंने क्या कहा कि जो सिर्फ जो स्टेट हैं उनके पास इंटरनेशनल, ये जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वैलिड नहीं होती एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ये जो रियलिस्ट थ्योरी थी ये एक ट्रू थ्योरी थी अनटिल कब तक? जब तक बाकी की थ्योरीज नहीं आई थी तब तक. इसके जो राइट्स थे, जो ड्यूटीज़ थी वो होल्ड थी इंटरनेशनल लॉ द्वारा. और जो इसके सब्जेक्ट कौन थे? स्टेट थे, ओनली स्टेट्स. लेकिन जो प्रेजेंट थ्योरी है, बट एट प्रेजेंट इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट लिमिटेड टू स्टेट ओनली. लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ स्टेट तक ही लिमिटेड नहीं है. ओके. सेकंड है फिक्शनल थ्योरी. इसके अंदर क्या होगा कि जो अवर्ब थ्योरी थी उसको बल्कि स्टडी किया गया, उसको देखा गया. जो जूरिस्ट हैं हु हैव एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज़ दैट इन द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इट विल बी एविडेंट दैट ओनली इंडिविजुअल आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ. इस थ्योरी के अंदर क्या कहा गया? सेकंड थ्योरी में कहा गया कि जो इंडिविजुअल्स जो हैं, जो पीपल्स जो हैं वो क्या है? इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट हैं. दिस इज़ बिकॉज द स्टेट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट इट्स विल. क्योंकि स्टेट के पास कोई भी एबिलिटी नहीं है खुद की विल देने के लिए. द स्टेट इज़ द अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर एक्टिंग थ्रू इंडिविजुअल. स्टेट जो है वो क्या करती है? एक स्ट्रक्चर है जो इंडिविजुअल्स द्वारा एक्ट किया जाता है. एंड द नेशन स्टेट आर नथिंग एक्सेप्ट द एक्टिंग, मतलब कि जो स्टेट्स जो हैं वो कुछ भी नहीं है किसके बिना? इंडिविजुअल्स के बिना. दिस थ्योरी इज़ देयरफॉर कॉल्ड द फिक्शनल प्रिंसिपल. फिक्शनल प्रिंसिपल कहा गया क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस द स्टेट हैज़ बीन कंसिडर एज इमेजिनेशन. स्टेट को इसमें सिर्फ इमेजिन किया गया. किसमें इमेजिन किया गया? इंडिविजुअल्स के थ्रू. द चीफ exponent of this theory is प्रोफेसर कैल्सन. जो चीफ था इस थ्योरी का वो कौन था? प्रोफेसर कैल्सन. कैल्सन इज ऑफ द व्यू दैट द रूल ऑफ नेशनल लॉ
एंड इंटरनेशनल लॉ आर क्लाइमेट एट ह्यूमन्स। इंटरनेशनल और जो नेशनल लॉ के रूल्स हैं वो किस पे बेस्ड है, किस के लिए हैं, ह्यूमन्स के लिए हैं। नेशनल लॉ इज़ डायरेक्टली बाइंडिंग ऑन दैम। नेशनल लॉ क्या है, वो डायरेक्टली उन पे बाइंड होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ है वो इनडायरेक्टली होते हैं। किसके थ्रू होते हैं, स्टेट के द्वारा इंटरनेशनल लॉ पीपल्स पर, ह्यूमन्स पर अप्लाई किए जाते हैं। द प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस दैट द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट आर द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom इट इज़ फॉर्म्ड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है कि जो रूल्स और जो ड्यूटीज़ हैं, राइट और ड्यूटीज़ हैं स्टेट की, वही राइट्स और ड्यूटीज़ है पर्सनस की। स्टेट के राइट ड्यूटीज़ किसके ड्यूटीज़ और राइट्स है, पर्सन की। जो उन्हें स्टेट को राइट ड्यूटी दी गई है वही पर्सन को दी जाएगी, बल्कि एक जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं, यही माना जाएगा कि स्टेट की राइट और ड्यूटी उन्हीं की है जिनसे वो स्टेट बनती है। एंड सो अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स आर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसने प्रूव कर दिया कि जो फिक्शनल थ्योरी है वो क्या है, इंडिविजुअल्स सब्जेक्ट है इसके अंदर। थर्ड है फंक्शनल थ्योरी। द थर्ड व्यू नॉट ओनली कंबाइंस फर्स्ट और सेकंड व्यू। ये इसमें थर्ड में क्या है कि फर्स्ट थ्योरी थी रियलिस्टिक और सेकंड थ्योरी थी फिक्शनल थ्योरी, इन दोनों को मिक्स किया गया, मतलब कि कंबाइन किया गया है। ये सिर्फ कंबाइन नहीं किया गया, इसमें कुछ एक स्टेप्स जो हैं वो ऐड भी किए गए हैं, बट गोज अ स्टेप अहेड टू इंक्लूड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और सर्टेन अदर नॉन स्टेट एंटिटीज़। जिसके इसके अंदर क्या है, स्टेट को भी सब्जेक्ट माना गया, इंडिविजुअल्स को भी माना गया, इसके अलावा किसको माना गया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, सर्टेन अदर नॉन स्टेट एंटिटीज़, जो बाकी की नॉन स्टेट एंटिटीज़ जो रहती है उन्हें भी इसका सब्जेक्ट माना गया है इंटरनेशनल लॉ का। दिस व्यू undoubtedly appears to be far better than first और second views। जो फंक्शनल थ्योरी है वो रियलिस्टिक और फिक्शनल थ्योरी से बेस्ट मानी गई है, बेटर मानी गई है। इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर विजिट माय चैनल लीगल कंसेप्ट। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।